जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन की बीपीएससी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको यहाँ पर 2023-24 का लेटेस्ट घटना चक्र कवर कर रहे हैं। यह आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम ये घटना चक्र 2023-24 के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को हल करेंगे और जो आज की हमारी जो क्लास है हम इसको शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम भारतीय इतिहास से लेकर सामान्य भूगोल और राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र यानी कि सारी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास को देखेंगे। दोस्तों, भारतीय इतिहास में हम प्राचीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, इस सीरीज में हम डेली की 2 क्लासों को कवर करेंगे। दोस्तों, एक क्लास में हम भारतीय इतिहास को लेकर चलेंगे और दूसरी क्लास में हम शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी कह लो इसे, पॉलिटी हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप डेली क्लास को देखिएगा, 2 क्लास आपको डेली इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है भारतीय इतिहास उसको शुरू करते हैं और जो कल हमारी क्लास आएगी वो पॉलिटी की भी आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है। भारतीय इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास है। चलिए दोस्तों, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और दोस्तों हर प्रश्न के साथ उनकी व्याख्या दे रखी है और वहाँ पर लिख दिया गया है ये कौन से साल कौन से वर्ष पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों, पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों आपका इसमें रिवीजन एकदम फटाफट हो जाएगा। आपने हिस्ट्री को पढ़ लिया होगा तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और उसका रिवीजन करना है, तो आपको यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। मैं उनके साथ आपको उनकी व्याख्या भी बताते जाऊँगा जिससे आपका रिवीजन और भी तेज़ हो जाएगा। तो याद रखना, कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, सबसे पुराने साक्ष्य और पशुपालन के भारत में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब इस प्रश्न के बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेला नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर माना जाता है। याद रखना दोस्तों, जो कोल्डी हवा है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, कोल्डी हवा। और मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और लहरा देव ये दोस्तों संत कबीर नगर जिले उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? दोस्तों, कैल्कोलिथिक युग, ये दोस्तों ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथ युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक युग। याद रहेगा, ताम्र पाषाण काल। और ये दोस्तों 44 बीपीएससी प्री में आया हुआ प्रश्न है, ताम्र पाषाण युग कहते हैं। चलिए दोस्तों, ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। यानी दोस्तों तांबे के औजार के साथ पत्थर के बने हुए भी उपकरण प्रचलित थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? दोस्तों, मिट्टी के बर्तनों पर अक्सर दोस्तों यहाँ पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। किस रंग का? लाल रंग का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वहाँ पर लाल रंग का प्रयोग होता था, इस बात को याद रखना।
और ये दोस्तों 1995 में प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ी सी व्याख्या, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। दोस्तों हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों पैर से चलाने वाला जो चाक था उसका उपयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थीं। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी की जाती थी। इन बात को भी याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता ये दोस्तों किस युग में पड़ती है? तो दोस्तों याद रखना, ये पड़ती है आदि ऐतिहासिक काल में। दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है यहाँ पर लिपि थी, यानी कि लिखने की ना, इन्हें लिखने का ज्ञान था, लेकिन उस लिपि को हम नहीं पढ़ पाए। क्या किया दोस्तों? हम नहीं पढ़ पाए, तो इसलिए आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं इसे। चलिए दोस्तों इसके बारे में और जान लेते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्माण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पठनीय लेखन से मतलब है दोस्तों हम पढ़ लेते हैं और वहाँ पर लेखन का ज्ञान था। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 BC से 600 BC का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। दोस्तों इसे हम नहीं पढ़ सके। यहाँ पर लिपि तो मिलती है, लेकिन इसे हम नहीं पढ़ सके। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंटों से बनी इमारत। दोस्तों यहाँ पक्की ईंटों से बनी इमारत भी थी, पूजा स्थल भी थे, प्रथम असली मेहराब कला और वास्तुकला। दोस्तों इन दोनों की कोई साक्ष्य मिले नहीं, लेकिन ये दोनों थे। तो दोस्तों इसमें क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारत में मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसलिए हमारा ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। पक्की ईंटों के घर भी थे इसमें। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मिनी हड़प्पा के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो लोथल को जानते हैं। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखना। दोस्तों ये प्रश्न BPSC CDPO 2009 में आया हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई SR राव ने की थी। SR राव ने इसकी खुदाई की थी लोथल की। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? दोस्तों हड़प्पा का बंदरगाह तो आप सभी को पता है लोथल क्या है? बंदरगाह है, और ये गुजरात में है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, SR राव ने इनकी खोज की थी या खुदाई की थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से, लोथल से।
दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो दोस्तों अभी पढ़ के आए हैं, गुजरात में कौन सा है, लोथल। और ये दोस्तों भोगवा नदी के किनारे है और एक बंदरगाह भी है। तो याद रखना, लोथल गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म की बात हो रही है, भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो याद रखना, नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, इसकी प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। तो दोस्तों याद रखना, नर्मदा नदी घाटी में मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए नर्मदा नदी की घाटी से, मध्य प्रदेश के हथनौरा से। दोस्तों अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। दोस्तों बुद्ध की जो प्राचीनतम शैली मतलब प्रतिमा है, वो किस शैली में प्राप्त होती है। तो दोस्तों इनकी प्राचीनतम जो मूर्तियां हैं, वो दोस्तों इनकी खड़ी और बैठी दोनों स्थिति में, और ये दोस्तों मथुरा से भी प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों ये गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों में प्राप्त होती है। गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों में प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन ई, ये हमारा ई राइट आंसर हो जाएगा, गांधार शैली और मथुरा शैली। चलिए दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। बी.एस. अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेन-त्सोंग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर ही यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी है। तो दोस्तों गांधार एवं मथुरा शैली में भी बनी है, तो एक नहीं कहा जा सकता दोस्तों किस शैली में बनी हुई है इनकी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। दोस्तों भारत में जो पहला साम्राज्य की स्थापना है वो किस शासक के द्वारा हुई थी। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत का अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। किसने दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। दोस्तों कलिंग विजय का वर्णन, तो दोस्तों ये 13वें शिलालेख में, जो अशोक का 13वां शिलालेख है, इसमें दोस्तों क्या किया गया है, ये 13वें शिलालेख में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। किसका, कलिंग विजय का। दोस्तों अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें वृत्त शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्थिति यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो दोस्तों इनमें 13वां शिलालेख कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है हमें, जो कलिंग विजय का वर्णन है अशोक का, वो 13वें शिलालेख में किया गया है। कौन से शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। दोस्तों टेराकोटा का हल,
दोस्तों हल की बात करें तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है, हरियाणा में स्थित है बनावली, यहाँ से प्राप्त हुआ है टेराकोटा का हल। इस बात को याद रखेंगे, टेराकोटा का हल बनावली से प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं और प्रश्न को भी देख लेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पन नगर से में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। दोस्तों जुते हुए खेत के प्रमाण, तो दोस्तों ये मिले हैं कालीबंगा से। हम सभी ने बार बार पढ़ा है, कालीबंगा से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक मिली है। खंबात की खाड़ी, भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट्ट मिला है। तो दोस्तों याद रखना, जो बनावली है वहाँ पर पकी मिट्टी की जो है वो हल्की प्राकृति प्राप्त हुई है। और खंबात की खाड़ी, भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित जो लोथल है वहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा से ये दोस्तों 10 चिन्ह मिले हैं। तो इन प्रश्नों को भी याद रखना। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो दो सभ्यताएं, इनके उत्खनन से इनमें से कौन संबंधित नहीं है। तो दोस्तों B.A. स्मिथ नहीं है, R.D. बनर्जी ये तो थे दोस्तों, दयाराम साहनी, और K.N. दीक्षित और M.S. वत्स ये भी दोनों थे। तो दोस्तों ये तीनों इसमें इससे संबंधित है, लेकिन डी ऑप्शन जो है B.A. स्मिथ ये इससे संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दोस्तों इसमें R.D. बनर्जी हैं और K.N. दीक्षित और M.S. वत्स ये तीनों हड़प्पा और मोहनजोदारो से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या कर लेते हैं। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर एक उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में मधो स्वरूप वत्स, दोस्तों मधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातत्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, A.N. घोष और J.P. जोशी आदि भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः स्पष्ट है कि B.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। दोस्तों याद रखना, जो डी ऑप्शन है B.A. स्मिथ ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, दोस्तों ये बोगज कोई है, ये एक शिलालेख है, अभिलेख है। तो ये किस लिए महत्व है इसका, तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए क्या ये महत्व है इसका। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। तो बोगज कोई देवता ये दोस्तों याद रखना, ये ऋग्वैदिक कालिक देवी देवताओं के जैसे थे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये दोस्तों नवपाषाणकालीन स्थल है और ये नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान है। तो पहला है उत्तनूर। दोस्तों याद रखना, ये उत्तनूर तेलंगाना में स्थित है। उत्तनूर तेलंगाना में है। दोस्तों चिरांद आप सभी को पता है, ये आपके बिहार में स्थित है। चिरांद बिहार में स्थित था। और गुफरकाल जो गुफराल जो दोस्तों है, ये गुफरलाल कश्मीर में स्थित है। और पय्यमपल्ली ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखना ए पर 4 है दोस्तों, ए पर 3 है, सॉरी दोस्तों ए पर 3 है, तो ए पर 3 तो सब में दे रखा है दोस्तों। और डी पर 1 है। डी पर 1 दोस्तों एक में दे रखा है सिर्फ, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें सी राइट आंसर है। याद रखना दोस्तों चिरांद बिहार में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार में। ये दोस्तों इनके मिलान दे रखे हैं, उत्तरनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफरलाल कश्मीर और पय्यमपल्ली ये तमिलनाडु में है। दोस्तों अगला प्रश्न भी हमारा मिलान से है। प्रश्न नंबर 18 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट महाजनपद और सूची सेकंड महाजनपदों की राजधानी है। ये तो आप सभी को याद होंगी अच्छे से। दोस्तों मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा, ए पर 4। और अंग की राजधानी दोस्तों क्या थी? चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। और गांधार की राजधानी दोस्तों क्या थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ये राजधानी आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद तो याद कर लेना। तो इनकी राजधानी होगी। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए पर 4, बी पर 3, सी पर 1। ए पर 4, बी पर 3, सी पर 1 और डी पर 2। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें हमारा होने वाला है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में इन महाजनपदों का सुमेल दे रखा है, यानी कि इनका मिलान दे रखी है। महाजनपद और राजधानियाँ। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, अंग की राजधानी चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ये दोस्तों इनकी राजधानी के मिलान हो गए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध आपको ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। 10 राजाओं का युद्ध दोस्तों यह परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, याद रखना। ऑप्शन डी राइट आंसर है, परुष्णी। 10 राग के युद्ध या फिर 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग के युद्ध बोलते हैं या फिर 10 राजाओं का युद्ध। परुष्णी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, द्राहु, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिनके पुरोहित विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र। याद रखना दोस्तों, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ? दोस्तों लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जब हुआ था, तो दोस्तों इनकी तिथि निश्चित नहीं है। दोस्तों लोहे की जो प्रयोग है इसकी तिथि निश्चित नहीं है। इनमें दोस्तों क्या दे रखा है? हमें इसमें तिथि दे रखी है तीनों ऑप्शन में। दोस्तों इसमें तिथि दे रखी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या दोस्तों इसकी तिथि जब निश्चित नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये इनकी प्रारंभ जब से हुआ था? तो इसके साथ लिए हम ऑप्शन ई के साथ जाएंगे इसमें। दोस्तों इसमें दे रखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दोस्तों जो गंगा का दक्षिण का क्षेत्र था इसमें क्या कहते थे? जो दोस्तों दक्षिण का क्षेत्र है उसे क्या कहते थे? गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को। तो याद रखना इसमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। क्या कहते थे? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था और अनर्त महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। तो दोस्तों, जो गंगा नदी का दक्षिण का क्षेत्र था उसे हम मगध के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? मगध के नाम से। दोस्तों, अगला प्रश्न है इसमें, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? दोस्तों, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो आप सभी को पता है, इसकी मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का दोबारा से क्या किया था दोस्तों? इसकी मरम्मत कराई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। रुद्रदामन के बारे में और पढ़ लेते हैं। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? दोस्तों, ये किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये हैं गुप्त कला के। दोस्तों, गुप्त कला के जो है महत्वपूर्ण अवशेष हैं गढ़वा मंदिर और झांसी के पास देवगढ़ मंदिर। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद का प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन मंदिर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो दोस्तों, सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वां मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्य का मुख्य पेय था जिसे मजबूत मूंजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। 10वें मंडल में दोस्तों जो 4 वर्ण हैं वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी हम पढ़ के आए 9वां मंडल ये किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। सोम के लिए प्रसिद्ध है 9वां मंडल। दोस्तों अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र तो दोस्तों ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। कौन से मंडल में? 3रे मंडल में ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय दर्शन ने किया है? तो याद रखना ये किया है वैशेषिक ने। वैशेषिक ने क्या किया है? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वैशेषिक ने। याद रखेंगे, भारतीय दर्शन की बात आती है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो याद रखना वैशेषिक का निर्माण महर्षि कणाद ने किया है। किसने किया है? महर्षि कणाद। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कुंडग्राम में। अब महावीर स्वामी के बारे में और जान लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशिला वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की NCERT पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक
अन्य प्रकाशनों में भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व भी है। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करणों में भी यह अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में ही प्रकाशित हो चुका है। तो याद रखेंगे 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। कुछ पुस्तकों में आपको 540 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा, तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो इसे आप दूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो हम सभी को पता है पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्वी के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्यागा था। 72 वर्ष की आयु में, यानी कि 527 ईसा पूर्व में। दोस्तों, यहाँ पर भी इन्होंने गलत लिख दिया है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है वो 540 ईसा 527 ईस्वी पूर्व लिखा है, और यहाँ पर 599 ईस्वी पूर्व लिखा है। तो यहाँ से तो कुल दोस्तों 28 वर्ष ही हुए हैं, यहाँ पर 28 वर्ष। लेकिन 72 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किए थे? प्राण त्यागे थे पावापुरी में। तो इसको आप गलत मानना, ये गलत है, लेकिन पावापुरी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो आप सभी को पता है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जामवाली थे। कौन थे? जामवाली। जामवाली इनके प्रमुख शिष्य थे। भगवान महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उनकी उस पुत्री का विवाह जामाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। इस बात को भी याद रखना। और ये इनका दामाद थे। कौन थे? दामाद। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ तो ये कहलाता है 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभु विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिपादन करता है? तो बौद्ध धर्म हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये करता है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, ये दोनों अंतर निहित करता है। इनके बारे में जान लेते हैं अब। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे। जो दोस्तों बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय थे, वो मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी थी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखेंगे, जो दोस्तों महायान संप्रदाय है, ये बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे, लेकिन हीनयान इनकी पूजा नहीं करते थे। तो ये बात याद रखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धम्म चक्र प्रवर्तन, इसे धम्म बोलते हैं पाली भाषा में, धम्म चक्र प्रवर्तन। तो याद रखना, ये धम्म चक्र प्रवर्तन सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था।
हम इसी को ही धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन। तो याद रखेंगे सारनाथ में। इनके बारे में और जान लेते हैं। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत तथा दुखों के समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे 4 आर्य सत्य भी कहते हैं। दुख के कारणों, दुख का अंत तथा दुख के समाधान, ये दोस्तों 4 आर्य सत्य है। याद रखेंगे, दुख के कारण और दुख का अंत और दुखों के समाधान। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। इनके बारे में और देख लेते हैं बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु और राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिक्षा ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मध्य खाने को दिया। इसमें उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा कश्यप मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। दोस्तों त्रिपिटक ये दोस्तों बौद्ध धर्म की क्या है? धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। इन त्रिपिटक के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से त्रिपिटक हैं। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। दूसरा है सुत्त पिटक, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। तो ये दोस्तों इनके 3 पिटक हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों को भी याद रखना। त्रिपिटक है, इनको याद रखेंगे। और ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है। अब आपके एग्जाम में 3 पिटकों से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित थे। दोस्तों अभी हम पढ़ के आए हैं 3 रत्न, वो त्रिपिटक, तो वो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अब यहाँ पर आ गए 3 रत्न, त्रिरत्न, तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित हैं। किससे? जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इनमें से कौन सी बात समान नहीं है? तो वो आत्मदमन समान नहीं है। कौन सी नहीं है? आत्मदमन। आत्मदमन क्या है? समान नहीं है। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया।
वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर का त्याग को आवश्यक बताया था। तो दोस्तों आत्मदमन ये दोनों में समान नहीं है। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष, तो दोस्तों ये किस पीढ़ी का है? दोस्तों इस प्रश्न में आंसर सी और डी दोनों दे रखे हैं, पंचम और षष्ठम। पंचम और षष्ठम दोनों को दे रखे हैं, तो हम दोनों पे आंसर लगा देंगे यहाँ पर। इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान में बोधि वृक्ष पर नहीं है, जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेन-त्सोंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस वृक्ष पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया, अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, यानी कि दोस्तों इसमें इसका कोई मूल्यांकन नहीं किया था बिहार लोक सेवा आयोग ने। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाएं, तो दोस्तों ये आजीविकों के लिए थी। बराबर की गुफाएं किसके लिए थी? आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि नामक गुफा प्रमुख थी। इनको भी याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों मखली घोषाल थे। मखली घोषाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियमित कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र घोषाल थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो दोस्तों पाटलिपुत्र का संस्थापक अजातशत्रु को माना जाता है, और यहाँ पर इनमें से ऑप्शन कोई दिया हुआ नहीं है अजातशत्रु। तो इसमें ये प्रश्न का उत्तर ऐसे ही स्टार करके छोड़ दिया है। हम इनकी व्याख्या के पढ़ लेते हैं और अपना जो देखते हैं इस प्रश्न में क्या आंसर है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा है। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्र का जो राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? तो दोस्तों वो किया था उदयन ने। उदयन ने किया था, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा है अजातशत्रु, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। दोस्तों इस प्रश्न में देखा है, पहला है ताम्र पाषाण युगीन स्थल और ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। तो पहला है दोस्तों अहाड़। अहाड़ की बात करें तो दोस्तों ये बनास नदी के किनारे था, तो हो जाएगा पहला हो जाएगा 4।
और कायथा, दोस्तों कायथा की बात करें तो दोस्तों ये काली सिंध के निकट था, काली सिंध के निकट था। और तीसरा है सी स्वालदा, दोस्तों स्वालदा की बात करें ये दोस्तों ताप्ती नदी के निकट था। किसके निकट? ताप्ती नदी के निकट था। और मालवा ये दोस्तों नर्मदा नदी के निकट था, मालवा नर्मदा नदी के निकट था। तो दोस्तों लास्ट में दे रखा है ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 लास्ट में दे रखा है। तो देख लेते हैं इसमें क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा। इनके मिलान देख लेते हैं एक बार और। अहाड़ ये दोस्तों बनास नदी के किनारे, कायथा काली सिंध के किनारे, स्वालदा ताप्ती नदी के किनारे, मालवा ये दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संधि के जो दोस्तों अध्यक्ष कौन थे ये हमें बताना है। तो दोस्तों याद रखना, स्थूलभद्र, जो पाटलिपुत्र में जैन संगति हुई थी प्रथम, उसमें स्थूलभद्र यहाँ के अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। तो पाटलिपुत्र में हुई थी प्रथम जैन संगति। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो पाटलिपुत्र किसने की थी? तो ये की थी उदयन ने। हम इसको बार पीछे भी पढ़ चुके हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था पहली बार। मगध के हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थापित पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर में राजगृह से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वैशाली में दोस्तों गणतंत्र है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवियों के द्वारा पहला गणतंत्र राज्य स्थापित किया गया था। यह हम बार बार पढ़ते भी हैं। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। लिच्छवी जो थे बज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। कौन सी? राजगृह, जिसे हम गिरिब्रज भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद वंश था। इस वंश के प्रथम राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। दोस्तों इस प्रश्न को हम कई बार पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने, अजातशत्रु का पुत्र था। अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो था जीवक। दोस्तों जीवक को भेजा गया था इनकी रक्षा करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए। तो मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद्रप्रद्युत के इलाज के लिए भेजा था। किसके लिए? जो दोस्तों अवंती नरेश थे, चंद्रप्रद्युत के लिए भेज दिया गया था जीवक को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। कौन सा वंश? हर्यक वंश। हर्यक वंश अजातशत्रु के वंश का नाम था। मगध का शासन अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा तथा इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन ने भिन्न कर दी थी।
अगला है दोस्तों सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो दोस्तों सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? ये की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कर ली थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिस ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जॉन्स प्रिंसेप ने। जो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ लिया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम्पीय की पहचान सिंगल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तत्व प्रकाश में आया कि सिंगली अनुश्रुतियाँ दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो ये दोस्तों है कार्तिकेय की। किसकी है? कार्तिकेय की। अगला प्रश्न है, कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभव में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, अन्य नाम कार्तिकेय, स्कंद के जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, आर्ने, सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका है, मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। दोस्तों ये सूची फर्स्ट में पुस्तक दे रखी है और सूची सेकंड में लेखक दे रखे हैं। दोस्तों पहली पुस्तक का नाम है बृहत संहिता। बृहत संहिता की बात करें तो दोस्तों ये लिखी थी बारहमेहर ने। बृहत संहिता बारहमेहर ने लिखी है। किसने लिखी है? बारहमेहर। मुंशिका मसा, दोस्तों मुंशिका मसा ये लिखी है अतुला ने। मुंशिका मसा ये लिखिए अतुला ने। और दोस्तों राजतरंगिणी की बात करें तो ये लिखिए कलहर ने। राजतरंगिणी कलहर ने लिखी है। और दोस्तों विक्रमादेवचरित ये दोस्तों बिलहर ने लिखी है। कलहर बिलहर दो भाई हैं, जिसमें राजतरंगिणी कलहर ने और विक्रमादेवचरित्र ये दोस्तों बिलहर ने लिखी है। तो क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। दोस्तों बृहत संहिता बारहमेहर, मुंशिका मसा अतुला, राजतरंगिणी कलहर, विक्रमादेवचरित्र बिलहर ने लिखी है ये पुस्तक। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल संख्या 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था।
कितना कर था? 10वां भाग। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज ये दोस्तों किसका दूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था, सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अंतिम मौर्य सम्राट था। तो दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट ये था बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट है। ये दोस्तों प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है, 48 और 52 बीपीएससी में। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी। फिर पुष्य शुंग वंश की स्थापना की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां दोस्तों किस में वर्णित है? तो ये दोस्तों वर्णित की गई जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130-150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञानों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कैलाशनाथ मंदिर में किस वंश ने और किस राज्य ने बनवाया था? कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया गया था? किस राज्य में बनाया गया था? तो दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर ये दोस्तों पल्लव वंश ने तमिलनाडु में बनवाया था। पल्लव वंश ने तमिलनाडु में बनवाया था। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश द्वारा कराया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला है दोस्तों कौटिल्य। कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, जिन्हें हम चाणक्य बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों पाणिनि। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है। कामदक की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये नीतिसार। कालिदास की पुस्तक का नाम है कुमार संभव। ये दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम हो गया। तो 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये इनके मिलान दे रखे हैं दोस्तों। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, कामदक की पुस्तक नीतिसार, कालिदास की पुस्तक कुमार संभव। ये दोस्तों इनकी पुस्तक हो गई। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति किसका झुकाव था? खारवेल का जैन धर्म के प्रति झुकाव था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक। खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख भी यह खारवेल का था। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध ये दोस्तों किससे था? सातवाहन वंश से। खारवेल ये दोस्तों सातवाहन वंश से था।
कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघनाद नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन, ये दोस्तों किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास को हम शुरू करेंगे यहाँ से अगले प्रश्नों के साथ, यानी कि 64 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है भारतीय इतिहास के। अगली क्लास में हम 65वें नंबर प्रश्नों को हल करेंगे, उनके साथ इनकी व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।